हेलो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको विभव मापी के विभव प्रवणता, सुग्राह्यता, मानकीकरण इन सब के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा विभव मापी के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर तो इसके कई एप्लीकेशन हैं। इसमें आपके जो कोर्स में है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला है इसमें 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दूसरा है किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तीसरा है प्रतिरोध का मापन करना। और चौथा है वोल्टमीटर ओब्लिक अमीटर का अंशांकन ओब्लिक अंशशोधन। तो ये 4 इसके अनुप्रयोग हैं। वोल्टमीटर एमीटर का इनका अलग अलग है, वोल्टमीटर का भी करना है, एमीटर का भी करना है, और इन दोनों का ही अंशशोधन या अंशांकन करना होता है। तो ये कुल मिलाकर अगर इसके हम 2 पार्ट कर दें तो ये 5 हो जाती है, अन्यथा तो ये 4 ही इसके अनुप्रयोग हैं। ये चारों ही अनुप्रयोगों में से आपका पहला 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना करना, और दूसरा किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, और वोल्टमीटर का और एमीटर का अंशांकन। ये सभी प्रयोगशाला में इनके प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो जो कुछ आपको यहाँ थ्योरी में पढ़ाया जाएगा ठीक वैसा ही प्रैक्टिकल में करना होता है। तो इसको तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये आपके बोर्ड में भी इसमें से कई एक छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें और ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें इसको, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर इसमें क्या है। तो चलिए मैं आपको आज पहला इसका एप्लीकेशन कराता हूँ, 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना करना। तो इसमें क्या है इसके एप्लीकेशंस? फर्स्ट, द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स। सेकंड, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल। एंड थर्ड, टू मेजर द रेजिस्टेंस। एंड फोर्थ, द कैलिब्रेशन ऑफ द वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो मैं पहला आपको ले रहा हूं,
दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका इलेक्ट्रिक सर्किट बताता हूँ, आप किस तरीके से बनाएंगे इसका। ये विभवमापी तार है ए बी। इसका प्राइमरी सर्किट जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था ठीक वैसा ही बनाएंगे, इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। ये RH, ये कुंजी K, ये सेल का विद्युत वाहक बल। यहाँ पर हम लेते हैं एक मानक सेल, एक दो तीन, ये होती है द्विमार्गी कुंजी। ये मानक सेल होता है, इसका विद्युत वाहक बल E है इसमें। ये सेल E1 और ये सेल जिसका विद्युत वाहक बल है E2। यहाँ पर ये विद्युत परिपथ धारा प्रवाह, और ये इसमें दो सेल, ये 1 2 3, ये एक द्विमार्गी कुंजी होती है। तो जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, जो भी हमें मेजर करना होता है उसको हम द्वितीयक परिपथ के अंदर लगाते हैं। तो ये तो आपका प्राथमिक परिपथ है। यहाँ पर प्राथमिक परिपथ, ये जो बना हुआ है ये इसका द्वितीयक परिपथ है। तो द्वितीयक परिपथ में क्या करते हैं, जिन सेलों का विद्युत वाहक बल का मेजरमेंट करना हो, तुलना करनी होती है, उनको हम द्वितीयक परिपथ में लगाते हैं। और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी सेल या बैटरी यूज़ करें उन सब के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पर आने चाहिए। तो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इन सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये सब ए पॉइंट पर होते हैं। द्विमार्गी कुंजी के जो बीच का जो टर्मिनल होता है उससे धारामापी जोड़ते हैं और फिर इसका संबंध एक जोगी से कर दिया जाता है। तो ये है इसका विद्युत परिपथ। तो सामान्यतः ये पूछा जाता है कि सबसे पहले तो इसमें विद्युत परिपथ के बारे में पूछते हैं, फिर इसकी कार्यविधि और सूत्र की स्थापना करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्राथमिक परिपथ में कुंजी के बंद करके तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तार पर विभव पतन। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस तो लगभग हर प्रयोग के अंदर एक जैसा रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना है। जो ये अब इसके बाद हम आते हैं इस द्वितीयक परिपथ पर। द्वितीयक परिपथ में
ये है द्विमार्गी कुंजी 1 2 3। द्विमार्गी कुंजी। द्विमार्गी कुंजी से सेल E1 को परिपथ में लिया जाता है तथा सेल E2 का संबंध विच्छेद रहता है। तो क्या करेंगे कि 1 और 2 के बीच में प्लग लगा देंगे। ऐसा प्लग लगाते ही क्या होगा, सेल ये इससे कनेक्ट हो जाएगा धारामापी से। 2 और 3 के बीच में यहाँ कोई प्लग नहीं लगाते हैं, तो ये सेल E2 का है, इसका संबंध विच्छेद रहता है, यानी कि ये सर्किट से आउट रहता है जो ये। तो हमें एक बार में एक सेल लेना है, फिर दूसरी बार में दूसरा सेल लेना है। तो जब दूसरा सेल यूज़ करेंगे तो यहाँ से कुंजी को निकाल देंगे और 2 और 3 के बीच में कुंजी को लगा देंगे, तो ये सेल दूसरा वाला परिपथ में आ जाएगा। तो मैंने आपको ये लिखा है कि द्वितीयक परिपथ में द्विमार्गी कुंजी से सेल E1 को परिपथ में लिया जाए। परिपथ में लेने का अर्थ ये होता है कि इसको आपको इस धारामापी से जोड़ना होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हम ये कर लेंगे तो उसके बाद जोकी को तार AB पर खिसकाना है। जोकी J को तार AB पर खिसकाकर धारामापी में 0 विक्षेप प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा केस में क्या होगा, जैसे हम ये कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद जोकी J को हम इस तार AB पर स्लाइड करेंगे और स्लाइड करते हुए हमें वो एक स्थिति लेके आएंगे जबकि धारामापी में 0 विक्षेप हो जाता है, और इस तार की लंबाई का मापन कर देती है। जब ये हो जाता है और हम मान लेते हैं यहाँ पर माना विभव प्रवणता =x और तार की संतुलित लंबाई हम L1 मान लेते हैं। तो इसका जो विद्युत भागफल है, अतः विद्युत भागफल E1 =x L1, ये इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जब मेजरमेंट हो जाएगा तो फिर हम इस पार्ट पर आते हैं। कौन से पर, यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 और 2 का संबंध विच्छेद कर देंगे और 2 और 3 को संबंध जोड़ देंगे। तो इसमें क्या होगा, E1 सेल है वो हट जाएगा इसमें से, और ये सेल जो E2 होता है वो परिपथ में आ जाता है। तो द्विमार्गी कुंजी से सेल E1 का संबंध विच्छेद करके
सेल E2 का संबंध परिपथ से कर दिया जाता है। यानी हम क्या करेंगे, जो द्विमार्गी कुंजी है उसमें सेल E1 का संबंध विच्छेद करके सेल E2 का संबंध परिपथ से कर दिया जाएगा। अब जब ऐसा कर देंगे तो फिर आपको यही करना है इसमें नेक्स्ट स्टेप, इससे कि आप जो कि जे को तार ए पर खिसका करके धाराओं में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। पुनः जो कि जे को तार AB पर खिसका कर धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यही वाली स्थिति आ गई इसकी, जो यहां पर थी, जो कि जे को तार ए पर खिसका कर धारा में शून्य विक्षेप प्राप्त किया जाता है। और फिर हम इसका मान लेते हैं माना तार की संतुलित लंबाई इक्वल टू L2, तो सेल का विद्युत वाहक बल इक्वल टू E2, तो क्या होगा, इसलिए E2 इक्वल टू XL2, और ये हो गया नंबर 2। एक नंबर हमने यहाँ ले लिया E1 XL1 और दूसरा यहाँ पर निकाल लिया XL2, दोनों का कंपेरिजन करना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो ये आ जाएगा आपका E1 अपॉन E2 इक्वल टू XL1 अपॉन XL2। X इसमें से कैंसिल हो जाएगा, सो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो L1 L2 के मान ज्ञात होंगे तो इनका भेद भागफल की कंपैरिजन हो सकती है कि भाई इतने अनुपात में इसका भेद भागफल होता है। तो क्या करते हैं कि यही प्रोसेस को फिर बार बार रिपीट करते हैं इसके अंदर जो है, और हर बार आपको L1 और L2 के मान ज्ञात करने होते हैं और फिर आपका इसका मान निकाल लेते हैं, फिर इसको हम एवरेज निकाल करके बता देते हैं कि भाई इसका भेद भागफल इतना हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट टू द कंपैरिजन ऑफ EMF बाय द पोटेंशियोमीटर, and you saw here that first we press the key K in the primary circuit and current is allowed to pass in the wire AB, and the potential drop takes place along the length of the wire, and then with the help of two-way key the primary cell E1 is taken in the circuit and E2 is kept out of the circuit, the जो कि J is slided on the wire, and we find a non-deflection in the galvanometer, and that we measure the length L1. So this L1 gives you the EMF of the first cell. So E1 equal to X L1, X the potential gradient, and now then to measure the EMF of second primary cell, the first cell is disconnected and the second cell is taken in the circuit,
and then again the joke is slided over the wire AB, and then we find the non-deflection or zero deflection in the galvanometer and measure the length of the wire. That gives you the value of L2. So the EMF E2 equal to X L2. Now divide E1 by E2, that will give you the E1 upon E2 equal to L1 upon L2. So the measurement of the lengths L1 and L2 will give you the comparison of EMF of the cells. Now this process is repeated again and again. So we find the 3, 4 or 5 observations, and then we take the average of E1 upon E2. That gives you the accurate or the correct value of कंपैरिजन ऑफ E1 एंड E2. तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, ध्यान दें और इसको नोट करें. थैंक यू.